अच्छा, बात ध्यान देना। ये पागल पर्सनली ले जाना क्लास के बाद उसको रूम। इधर ध्यान दो। एक चीज ध्यान रखना, अभी जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करते टाइम मैं आपको हर वो पॉइंट बताते जाऊंगा जहां पर इंस्टीट्यूट आजकल अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। चॉइस इज योर्स, कहाँ नोट करना है कहाँ नहीं करना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं किसी को कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। एक बात याद रखना, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन हम इंस्टीट्यूट मैट के करेंगे सर, रिवाइज करेंगे और इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चंस करेंगे। इस बार जब इंस्टीट्यूट मैट के पूरे क्वेश्चंस करेंगे तो हम 115 बीएससी को भी ध्यान रख के करेंगे और कुछ जो वर्ड्स अब नए पेपर में आपको चेंज मिलेंगे वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आप पूरा फोकस ध्यान रखना। ये लास्ट है, इसके बाद जो रहेगा वो लास्ट मैराथन रहेगा और मैराथन गजब स्पीड पे चलता है। उस टाइम में इतना भी स्लो नहीं होऊंगा जितना आज रहूंगा। तो मैराथन में तो बहुत स्पीड रहेगी, भयानक स्पीड रहेगी। वहां पर उम्मीद ही मत करना कि मैं स्लो रहता हूँ, ठीक है। तो आप लास्ट रिविजन है, लास्ट टाइम में जब हम क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्मेट क्वेश्चन सब चीजें साथ में सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, मेहनत कर लो साथ में। इसके बाद पूरी जिंदगी की जंग आप लड़ोगे टैक्स के साथ। मतलब ये आईएचपी लास्ट है, इसके बाद मैं आईएचपी में आऊंगा ही नहीं, अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मई वालों तक के लिए तो आऊंगा ही नहीं, ठीक है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, पढ़ना। हम पांचों हेड रिवाइज कर लेंगे। अभी आईएचपी से स्टार्ट करें क्योंकि ये बहुत इजी है, बेसिक है। इससे थोड़ा आप लोग का दिमाग वापस खुल जाए क्योंकि काफी टाइम हो गया हमें आईएचपी पढ़े हुए भी। तो थोड़ा पहले आप वार्म अप हो जाओ आईएचपी के साथ। इसके बाद हम फिर सैलरी में जाएंगे, फिर पीजीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर आईयूएस, फिर टीडीएस, टीसीएस। ये लास्ट होगा। हम इतने ही चैप्टर रिवाइज करेंगे, इतने ही चैप्टर रिवाइज करके इतने के ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स है जैसे क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ, डिडक्शंस, ये सब रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं। ये सब बचे हुए मैराथन से कवर होते हैं, ठीक है। अभी हम इंस्टीट्यूट मैट के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर आप क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करोगे तो इट्स वेल एंड गुड क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि दोबारा इंस्टीट्यूट मैट अब उठाना ही नहीं है, उठाना ही नहीं है। अब जो भी इसके बाद आप जब भी कभी फ्यूचर में पढ़ोगे, आईएचपी रिवाइज करोगे तो सीधा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जो अपनी बुक में दिए हुए हैं उससे प्रैक्टिस करोगे और उसी से प्रैक्टिस करके आगे मूव करोगे, आरटीपी एमटीपीस करोगे। फिर आप वापस बार बार इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चंस नहीं करोगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो। आई मेरी बात समझ? लेट स्टार्ट। गुड, थैंक यू फॉर चेकिंग माय पेशेंस। हम क्लास में ही करेंगे मैम, ठीक है। चल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट स्टार्ट, ठीक है। यही वाली आप लोग को समरी बुक मिली है, लेटेस्ट अमेंडेड है सर, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। आईएचपी वेरी वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। मे अटेम्प्ट है, मे अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सर आईएचपी के क्वेश्चन आने के, बेहद चांसेस होते हैं। आईएचपी का आता है, सैलरी का नवंबर में आता है, आईएचपी का मई में आता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऐसा करती है बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इंस्टीट्यूट खेल भी खेल सकती है बट चांसेस बता रहा हूँ, जिस पास्ट एग्जाम के मतलब एनालिसिस है उसके बेसिस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आईएचपी के क्वेश्चंस इजी आते हैं बट आजकल इंस्टीट्यूट इसको थोड़े तरीके से घुमाना स्टार्ट करी है क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो जा रहे थे ये। तो आईएचपी हम पढ़ते हैं सर, ये सिंपल सी बात है, सेक्शन 22 से 27 तक का है सर, ठीक है। 22 कौन सा सेक्शन है सर? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कुछ बातें बोलता है सर, अगर किसी भी पर्सन को आईएचपी हेड के अंदर अगर टैक्सेबल करना है तो हम कुछ बातें चेक करते हैं सर। सबसे पहला क्या होना चाहिए सर? बिल्डिंग और लैंड अपेरेंट देयर टू होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग चाहे लीज होल्ड बिल्डिंग हो, लीज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो, रेंटेड प्रॉपर्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वेकेंट लैंड है उसको अगर आपने किराए पे दिया है तो वो कहां जाएगा? आईयूएस, ध्यान रखना सर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला था? एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। ओनरशिप मतलब डीम्ड ओनरशिप भी कवर होगी, याद रखना। ओनरशिप में डीम्ड ओनरशिप जो अपन सेक्शन 27 में पढ़ते हैं, डीम्ड ओनरशिप, वो भी कवर होती है सर, ठीक। ओनरशिप प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट करना जरूरी है सर, तभी आप उस घर से जो इनकम होगी उसको टैक्सेबल कर पाओगे सर असेसमेंट ईयर में। अगर प्रीवियस ईयर में आप उसके ओनर नहीं हो तो असेसमेंट ईयर में उसकी टैक्सेबिलिटी भी नहीं आती। आजकल इंस्टीट्यूट इसमें भी मजे लेती है, प्रीवियस ईयर में सामने वाले को ओनर नहीं बताती, पूरे डाटास दे देती है और फिर बोलती है असेसमेंट ईयर में इसकी टैक्सेबिलिटी बताओ। बच्चा पूरी मेहनत करके टैक्सेबिलिटी निकाल देता है और आखिरी में पता चलता है इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आता है कि द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ इन द प्रीवियस ओनर। बात ही खत्म। इंस्टीट्यूट एक बार ऐसे मजे ले चुकी है तो ले सकती है, दोबारा भी ले सकती है सर, ठीक है।
प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए सर? कोई भी पर्पस हो एक्सेप्ट फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि अगर बिजनेस पर्पस है तो ये यहाँ नहीं है सर, फिर उसके लिए हम पीजीपी खिसक जाते हैं सर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे सर। उसके बाद सर याद है एक केस हमने ये भी पढ़ा था सर, जहां पर हमने ये बोला था सर प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ये किसके लिए था? बिल्डर्स के लिए था। हमने बिल्डर्स को बोला था भैया आपके पास 2 साल का समय, आप 2 साल के अंदर क्या करो, प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दो। सरकार बोलती है 2 साल कब से? 2 साल कब से सर? जब से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेके 2 साल तक आपके पास टाइम पीरियड है, जहां पर आपकी एनुअल वैल्यू हम निल मानेंगे। अगर 2 साल तक आपने लेट आउट नहीं किया तो हम 2 साल बाद मान लेंगे कि वो डीम लेट आउट है, या तो बेच दो या तो लेट आउट कर दो। याद है ना? ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट थे सर। सबलेटिंग जो है वो सबलेटिंग कहां टैक्सेबल होती है? आईयूएस में। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी वाला पॉइंट है, ये प्रैक्टिकली अभी आप लोग के लिए इतना रिलेवेंस रखता नहीं है सर। ठीक है। लेटिंग इज इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस, अगर आप मेन बिजनेस और उसमें जो लेट आउट कर रहे हो वो उसका पार्ट है तो आप फिर पीजीईपी में चले जाते हो सर। ये वाला पॉइंट था सर। एसएससी प्रॉपर्टी यूज फॉर हिज पार्टनरशिप फर्म, इस केस में क्या होगा सर? सर इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, किस हेड में चल जाएगा सर? या तो पीजीईपी ले जाओगे या तो फिर आईयूएस। ठीक है। इसके बाद अगला अपन ने, अच्छा ये एचयूएफ वाला केस भी याद रखेंगे सर। अगर हमने एचयूएफ की प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उस केस में कहां टैक्सेबल होगी? आईएचपी में, ध्यान रखना। फिर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वाला केस पढ़े थे हमने, क्या था सर? कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट में है तो उस केस में तो कोर्ट डिसाइड करता है सर। जब तक कोर्ट डिसाइड कर रहा है, जो उस प्रॉपर्टी को मेन क्या बोलते हैं संभाल रहा है वो पर्सन ही टैक्सेबल होगा सर। बाद में जब फाइनल डिसीजन होगा तो देखा जाएगा सर। ठीक है, वो आईएचपी में टैक्सेबल है। आजकल इंस्टीट्यूट इसमें खेल रही है सर, कंपोजिट रेंट पे। इसमें इंस्टीट्यूट बैंड बजा रही है आजकल। क्या कर रही है इंस्टीट्यूट? कंपोजिट रेंट में ना लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी साथ में दे रही है। तो अब आपको ये ध्यान देना है सर कि क्या वो 2 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्टिविटीज है जिसको आप अलग अलग कर सकते हो? हाँ। अगर 2 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्टिविटीज है और अगर अलग अलग हो सकता है तो फिर तो सरकार बोलती है फिर हम इंटेंशन देख लेते हैं। ठीक है, मेन इंटेंशन क्या है? आईएचपी में ले जाना है। अगर लेटिंग आउट मेन पर्पस है तो आईएचपी में ले जाओ। अगर लेटिंग आउट मेन पर्पस नहीं है सर, एक्सप्लॉइट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मतलब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को मार्केट कर रहे हो, तो उस केस में वो पीजीईपी में चल जाएगा। बट सर इस चीज का ध्यान रखना कि लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी और रेंडिंग ऑफ सर्विसेज का अगर अलग अलग आपको रेंट दिया हुआ है, अगर अलग अलग रेंट दिया हुआ है तो ध्यान देके ट्रीटमेंट करना। वहां पर आपको एक लाइन मिलेगी कि द पर्सन हैज अ मेन पर्पस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ये लाइन मिल गई तो आईएचपी में टैक्सेबल कर देना। ये लाइन नहीं मिली तो सबसे इंपॉर्टेंट है पीजीईपी में लेके जाना। इंस्टीट्यूट एक बार कौन से एग्जाम में अटेम्प्ट में याद नहीं, मेरे को क्वेश्चन पूछी थी जहां पर ये लाइन नहीं लिखी थी। वहां पर आपको लेटिंग आउट प्रॉपर्टी की भी वैल्यू दी थी, सर्विसेज की भी वैल्यू दी थी, और वहां पर ये नहीं लिखा हुआ था कि लेटिंग वाज मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो सर वहां पर क्या था? अगर ये नहीं लिखा हुआ लेटिंग आउट मेन पर्पस था तो उस केस में आपको पूरी इनकम कहां ले जाना था? पीजीईपी में। बच्चों ने क्या किया सर? वो लेट आउट देखा तो वो सीधा कहां लेके चले गए? आईएचपी में। वहां इंस्टीट्यूट ने मार्क्स काट दिया था और बकायदा नोट भी था कि स्टूडेंट आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो ये चीज को ध्यान रखना है। छोटी बात है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट छोटी बात है। आजकल इंस्टीट्यूट ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे खेलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे सर। ठीक। इसके बाद ये वाली चीज तो सिंपल है सर, ये आपको अलग से समझ आएगा, इसमें कोई कभी दिक्कत नहीं आने वाली सर। जहां पर कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हो उसके साथ साथ सर एसेट्स है, फर्नीचर होगी, प्लांट एंड मशीन हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वाले दिक्कत नहीं आती। इसमें सिंपल है, अगर वो इनसेपरेबल है तो पीजीईपी है आईयूएस, और सेपरेबल है तो जितना प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है वो आईएचपी में, और जितना जो अदर एसेट से रेंट मिल रहा है वो कहां जाएगा? पीजीईपी है आईयूएस। आपको एग्जाम में ज्यादातर चांसेस है कि आपको आईयूएस में ही लेके जाना है। 90% केसेस में हम आईयूएस में ही लेके जाते हैं। और इसका ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? आपको दे देगा कि बिल्डिंग लेट आउट दिया हुआ है, बिल्डिंग के साथ साथ एसी भी दिया है, ठीक है, और एसी का किराया वो 200 रुपए लेता है। तो ध्यान रखना एसी को ले जाना आईयूएस में, अगर अलग अलग दिया है तो, है ना, और बिल्डिंग को लेके जाओगे कहां पर? आईएचपी में। ये इसका भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है, ये कोई आरटीपी में क्वेश्चन था इसका, तो इसको ध्यान रखना क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। इन्हीं पॉइंट्स में आजकल घुमाना चालू करिए इंस्टीट्यूट, क्योंकि बाकी बहुत इजी हो जा रहा है एचपी। तो कुछ तो पॉइंट ऐसा ढूंढेंगे वो जिसपे घुमाएंगे सर, नहीं तो फिर मतलब ही क्या बना। और मेरे को जो लग रहा है इस बार स्ट्रॉन्ग सेंस है कि 115 बीएससी को लेकर आईएचपी में घुमाएंगे। एक अच्छा पॉइंट है, उस मैं आपको बताऊंगा आगे, उसको लेके गजब घुमाने के चांसेस है, बेहद घुमाने के चांसेस है, और वो पॉइंट मैं आपको नोट भी कराऊंगा वहां पर। ठीक है, आगे बताऊंगा जगह आने पे।
अपन ना जैसे अभी रिवाइज करेंगे तो मैं तो आपको बोलूंगा मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी कि हर चैप्टर में मैं आपको 115 बीएससी का ना जो रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट है जिन टॉपिक्स में वहां मैं आपको बाजू बाजू में बताते जाऊंगा। लिखना नहीं लिखना, याद रखना नहीं रखना आपकी चॉइस, क्योंकि मैंने आपको समरी बुक में अलग से भी 115 बीएससी पूरा दे दिया, तो आप वहां से भी याद रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको बाजू बाजू में नोट करा दूंगा, बाकी आपकी इच्छा, अगर नोट करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो मत करना। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू सेक्शन 23, ठीक है, यहां पर हम कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं सर, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में विच एवर इज, सर फेयर रेंट को फेयर वैल्यू भी बोल सकता है, म्युनिसिपल रेंट को म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी बोल सकता है, नाम बदलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों में विच एवर इज हायर, उसको किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, याद रखना सर, स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट होता है सर ये स्टैंडर्ड रेंट। इसको कंपेयर करते हैं दोनों में विच एवर इज लोअर। लोअर जो हमारा आता है वो क्या आता है, एक्सपेक्टेड रेंट। पूरी जिंदगी की लड़ाई तो इसी पे, एक्सपेक्टेड रेंट पे। इसका भी मैं चार्ट बना के एक बार वापस बता दूंगा सर। एक्सपेक्टेड रेंट, इसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दोनों में विच एवर इज हायर करे तो हमारा क्या आ गया, जीएवी। जीएवी आया, उसमें हम माइनस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। फिर हमारा क्या रहता है, एनएवी। एनएवी माइनस क्या करते हैं, डिडक्शंस। डिडक्शंस दो टाइप की, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। माइनस किए तो क्या आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक पॉइंट को उठा उठा के बातें करते हैं, जहां जहां पर वो चीजें पूछना स्टार्ट करेगा और जहां जहां पर चीजें मायने रखेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी सर, ठीक है। पहली चीज म्युनिसिपल रेंट। सर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन देता है, कई बार क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं देता। कई बार क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन कैसे देता है, ध्यान से सुनना। आपको ये बोल देगा कि म्युनिसिपल टैक्स इज 5000 विच इज 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। तो इतना बेसिक सेंस होना चाहिए कि सर अगर वो बोल रहे हैं इट मींस म्युनिसिपल टैक्स 5000 है, तो वो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 50,000। ये एक तरीका है पूछने का, ध्यान रखना म्युनिसिपल रेंट का, कई बार ऐसे भी घुमाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको आखिरी में बताते जा रहा हूँ, ये फाइनल है, ठीक। इसके बाद दोनों में विचेवर इज हायर कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टैंडर्ड रेंट है जो आपको दिया जाएगा, अगर इन केस किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं देगा, यू शुड इग्नोर दैट, इग्नोर करो और सीधा सीधा जो दोनों में विचेवर इज हायर की उसको आप किसको क्या ले लोगे, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट के साथ ही पूरी जिंदगी की लड़ाई है, पूरी लड़ाई तो हम इसी के साथ खेलते हैं सर, एक्सपेक्टेड रेंट। क्योंकि सर जहां पर मेन बात ये आती है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी 8 मंथ लेट आउट है और 4 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है या वेकेंसी का केस, एसओपी लिख लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर वेकेंसी का केस, कुछ भी हो सकता है सर। इस केस में क्या होता है, जब हम जीएवी निकालने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना सर, एक्सपेक्टेड रेंट जो आप निकाले वो तो पूरे 12 महीने का रहा होगा। तो इस केस में अगर मान लो वेकेंसी का केस है, तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, वेकेंसी का केस है, जीएवी इज इक्वल टू एआरआर। दिमाग ही मत लगाना इधर उधर कुछ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो फंसोगे सर, ठीक है। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है या एनी अदर रीजन है, तो सर उस केस में क्या होगा, GAV is equal to expected rate for 12 months। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। अच्छा अब होता क्या है, ये वाला केस बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। इस केस में ना आजकल इंस्टीट्यूट घुमाने लगी है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ही हुई जून तक, और जून में कंस्ट्रक्ट होने के बाद वो प्रॉपर्टी क्या हुई, लेट आउट हुई, और लेट आउट होने के बाद वो बंदा मार्च में उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड रह गया। तो इस केस में आप एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का ले ही नहीं पाओगे। पूछो क्यों, सर प्रॉपर्टी जून तक कंस्ट्रक्ट हुई है तो 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट कैसे होगा। इस केस में तो सर जून तक का आप ऐसे ही हटा दो सर, उसके बाद का जितने महीने का रहेगा उतने महीने का आप एक्सपेक्टेड रेंट हो ना सर। आई मेरी बात समझ, छोटी बात है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ऐसी छोटे मोटे पॉइंट से ही घुमा रहे हैं आजकल इन लोग, क्योंकि इसमें कोई टिपिकल वाली बात होती नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है, उसके बाद प्रॉपर्टी कितने महीने लेट आउट रही, फिर कितने महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली बातें, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर दोनों को कंपेयर करें तो हमारा क्या आ गया, जीएवी। जीएवी में हम माइनस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, ओनर होता है तो माइनस होता है, टेनेंट पे करता है तो माइनस नहीं होता। अच्छा इसमें भी एक मस्त वाली बात, म्युनिसिपल टैक्स पीछे के कितने भी सालों का पे हो रहा हो सब माइनस कर लेना, आगे का पे हो रहा हो माइनस मत करना। जैसे मान लो हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है ना, यही है ना, प्रीवियस ईयर 23-24, तो इस साल का आप पे कर रहे हैं, आप चुपचाप माइनस कर दो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24-25 प्रीवियस ईयर का पे हो रहा है, मत माइनस करना, वो इस साल क्यों माइनस होगा,
वो अगले साल माइनस होगा। समझ आई बात? इस चीज का ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है म्युनिसिपल टैक्स का। इसके बाद सर डिडक्शन, इसमें कोई खास बात नहीं होती, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर किसी को पता है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें तो हम पूरी लड़ाई लड़ लेते हैं सर इंटरेस्ट पे। पर इंटरेस्ट पे लड़ाई लड़ने से पहले कुछ बातें एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हो सकता है सर कोई घर है जिसके दो हिस्से हो, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट, ग्राउंड फ्लोर को सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर ऐसे डिवाइड कर रहा होगा तो जब आप ऊपर निकालोगे ये सब चीजें, तो कभी भी ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में जो फेयर वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू वो पूरे घर की दी हुई है कि एक एक पोर्शन की दी हुई है। हड़बड़ाहट में क्या करते हैं हम, एक एक पोर्शन का मान के सॉल्व कर देते हैं, ये होती है गलतियां। अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट में आके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा ना, उसमें भी ये सब दिया हुआ है सर। कई बार पूरे घर का दिया हुआ रहता है, कई बार एक यूनिट का दिया हुआ रहता है, इसको थोड़ा ध्यान देके सॉल्व करना सर, ठीक है। अच्छा याद है ना सर, हमारे पास दो घर की एनुअल वैल्यू नील ले सकते हैं हम, बट दो घर की एनुअल वैल्यू नील कब लेते हैं हम, जब या तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या तो अनऑक्यूपाइड हो। अगर आपने वो दोनों घर को एक बार भी अगर लेट आउट कर दिया तो उस केस में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट नहीं मिलता, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। दो घर के एनुअल वैल्यू नील ले सकते हैं अपन, क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद हाँ, अब इंटरेस्ट की बातें करना स्टार्ट करते हैं सर। इंटरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर 115 बीएससी का इंपैक्ट है, ठीक है। डिडक्शन अंडर फ्रॉम एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा एक क्वेश्चन है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को ये बताओ, मान लो अगर मेरे घर के एनुअल वैल्यू नील है तो उसमें क्या म्युनिसिपल टैक्स का कोई रिलेवेंस है? नहीं। वो जानबूझ के एग्जाम में ऐसा करते हैं सर, एनुअल वैल्यू नील रहती है फिर वो म्युनिसिपल टैक्स दे देते हैं, तो म्युनिसिपल टैक्स का मैं करूँ क्या? वो तो वैसे ही सर एनुअल वैल्यू जब नील हो जाती है तो म्युनिसिपल टैक्स कितना भी पे करो आप, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई मतलब ही नहीं होता है सर। छोटी बात है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्री का और पोस्ट का। पूरी मेहनत तो प्री में, पोस्ट में तो कोई मेहनत ही नहीं है सर, ठीक है। आज मैंने देखा इंस्टीट्यूट में काफी सारे क्वेश्चंस भी है जो प्री और पोस्ट की मेहनत करवाएंगे आपके, तो वहां से और अच्छी क्लैरिटी भी बनेगी हमारी। प्री का इंटरेस्ट निकालने का तरीका है, पोस्ट तो ऑटोमेटिक हो जाता है सर। हमने क्या बोला था, डेट ऑफ बोरोइंग, जिस दिन से आपने लोन लिया है तब से लेके, या तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर जिस साल आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हो उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। जैसे मान लो आज क्या है, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर ना, तो सर ये मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 23 24, यही हुआ ना। इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ये डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 22 23, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च 2023। एग्जाम में प्री के लिए डेट्स लिखना, दिमाग में मत करना। देखो मेरे को याद है, मेरी प्रैक्टिस है, आपसे गलती हो सकती है, बेटर है लिख लो ना, क्या दिक्कत है। रफ में अपने टाइप से जैसे अपने को समझ आए वैसा लिख लो, बट लिख के करना, नहीं तो प्री पोस्ट के इंटरेस्ट में गड़बड़ कर दोगे। तो डेट ऑफ बोरोइंग से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट, या तो सर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट, तो हमारे लिए लास्ट डेट हो गई। इस डेट तक जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वो प्री का होता है। इस डेट तक आप जितना भी इंटरेस्ट पे करते हो प्री का होता है। प्री का इंटरेस्ट आपको सर 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, एक बार में पूरा इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा सर, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखेंगे सर, मैक्सिमम इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अच्छा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, सर प्री के इंटरेस्ट में कोई लिमिट है क्या? नहीं, आपका प्री का इंटरेस्ट 10 लाख का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर 10 लाख का भी है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, मतलब 2 लाख से ज्यादा एक साल में आप प्री का इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। क्रिस्टल क्लियर। सर जिस साल मेरा प्री का इंटरेस्ट खत्म हुआ, मैंने कैलकुलेट करना खत्म किया, इसके बाद से जो भी इंटरेस्ट होगा वो मेरा क्या होगा, पोस्ट का होगा। क्रिस्टल क्लियर है ये, इसके बाद का कोई भी इंटरेस्ट पोस्ट का होगा, ठीक। यहां तक बातें खत्म होती है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली चीज, जब आप प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट निकालोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ये लिमिट है ना सर, ये लिमिट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठाओ, सर ये जो लिमिट है 2 लाख रुपए या 30,000 रुपए, ये लिमिट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड की है। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए मैंने कभी लिमिट पढ़ाई ही नहीं है, लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है। रीजन ये है सर, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हड़बड़ी रहती है, तो हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। याद रखना, कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट है, लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट में तो आप जितना इंटरेस्ट है माइनस करो, मैं कभी मना नहीं कर रहा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो 2 लाख और 30,000 है, ये दोनों घर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उन दोनों के लिए मिला के लिमिट है, अलग अलग लिमिट नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद ये 2 लाख के लिए अपन याद है 3 कंडीशन पढ़ते हैं, 5 साल के अंदर या तो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए सर, फिर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, लोन ऑन एंड आफ्टर 1/4/1999, ये कंडीशंस आपको एग्जाम में देगा। अच्छा अभी एक नया पॉइंट है आजकल जो पूछना चालू किया, और इंस्टीट्यूट मैट में भी क्वेश्चन इसका है, मैंने देखा है,
कि सर एक पर्सन ने पुराना लोन लिया 10 लाख का, मतलब एक लोन लिया था 10 लाख का, उसको रीपे नहीं कर पा रहा था, तो फिर एक और लोन लिया 12 लाख का। तो मेरा क्वेश्चन है सर, ये 10 लाख का लोन जिसका इंटरेस्ट होगा और ये जो 12 लाख का लोन है उसका जो इंटरेस्ट होगा, क्या दोनों इंटरेस्ट मिल जाएंगे? नहीं, 12 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, 12 लाख की अमाउंट चार्ज करने के लिए मिल जाएगा। गलत सर, 10 लाख के लोन का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा, 12 लाख के लोन का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैंने क्या बोला था कि सर 10 लाख का लोन रीपे करने के लिए बंदे ने 12 लाख का लोन लिया, लोन रीपे करने के लिए लोन लिया है, इंटरेस्ट मिल जाएगा। लोन का इंटरेस्ट रीपे करने के लिए लोन लिया है, नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था, इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए लोन लेते हैं वो नहीं मिलता, लोन रीपे करने के लिए लोन लेते हैं वो जरूर मिलता है। मैंने पहले भी ये चीज बताई थी क्लासेस में, अभी भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट मैट में, मैं आपको दिखा दूंगा सर। ठीक, जी मैडम आप लिख लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ। मैं फास्ट हो जाऊं तो मुझे बोलना, मुझे पता नहीं चलता है, मैं पूरे फ्लो में बोलते जाता हूँ। नहीं आप बोलते रहना, आप बोल देना, मेरे को पता चलेगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो मैं तो अपने एक फ्लो पे बोलते जा रहा हूँ चीजें। मेरा ऐसा है, आप समझो, मैं ये चीज वो कर रहा हूँ जो आखिरी में बच्चा एग्जाम में सब सुने और भकाभक की पॉइंट्स याद रहे, क्योंकि पढ़ोगे तो आप वैसे ही पहले, बट ये कीवर्ड्स याद रहे, फटाफट सुने और भग से चले जाए, मतलब उसको पूरा एकदम रिकॉलिंग वाली बात ना आ जाए। तो वो चीज कर रहा था मैं, बट आपको फिर भी कहीं लगेगा तो आप मेरे को बोलना, नहीं पता चलेगा नहीं तो मेरे को, ठीक है। इसके बाद हमने बोला था सर, और अगर हम लोग इंटरेस्ट करें तो सिर्फ लोन का अमाउंट हम लोग को मिलेगा चार्ज करने। बहन इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, हमें लोन की डिडक्शन कभी नहीं मिलती है। अबे इंटरेस्ट को पे करने के लिए लोन लिया और उसके इंटरेस्ट को पे किया, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। ये देख, ये पहला वाला लोन, ये दूसरा वाला लोन, ठीक है, इसका इंटरेस्ट, ये वाला लोन इसको रीपे करने के लिए लिया गया, ये वाला इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? इस लोन का इंटरेस्ट इसको रीपे करने के लिए लोन लिया गया, तो ये वाला इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, अरे ये समझ क्या बोल रहा था, समझ आया ना? ठीक है। उसके बाद सर हमने बोला सर अगर लोन रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए तो फिर लिमिट 30,000 ही है सर, वो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन दो पर्पस के लिए रहेगा तो ही लिमिट 2 लाख रहेगी। ये लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, लेट आउट के लिए नहीं है। 4 बार इसलिए बोल रहा हूँ सर, गलती होती है एग्जाम्स में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए कि सर अगर हम लोन फ्रेंड से, रिलेटिव से, फैमिली से, कहीं से भी लोन ले, सबका इंटरेस्ट हमें अलाउड है। एग्जाम में फ्रेंड्स वाला पॉइंट आया हुआ है, फ्रेंड्स वाला आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सर। ठीक, इंटरेस्ट में सर्विस चार्जेस, सर्विस फीस वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, अदर चार्जेस भी। प्री का इंटरेस्ट 5 साल में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर 115 बीएससी से रिलेटेड कुछ बताता हूं, आपके ऊपर नोट करना नहीं करना। इंटरेस्ट में, अब इंटरेस्ट ऑन लोन की जो लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसी में लिमिट पढ़ते हैं अपन, लेट आउट में तो कोई लिमिट पढ़ा ही नहीं अपन ने। अगर कोई पर्सन 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मिलता। सेल्फ ऑक्यूपाइड ना 115 बीएससी ऑप्ट कर, अगर कोई बंदा 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस नहीं मिलता। क्लियर? ठीक। फिर ये पॉइंट तो बहुत सिंपल है, सेक्शन 25 बोलता है अमाउंट नॉट डिडक्टेबल। आप इंटरेस्ट इंडिया से बाहर पे कर रहे हो और टीडीएस नहीं काटे हो तो नहीं देंगे सर आपको। फिर प्रोविजन फॉर एरियर्स और अनरियलाइज्ड रेंट, ये बहुत सिंपल होता है सर, जिस ईयर में रिकवर होता है, जिस ईयर में ये पैसा मिलता है उस साल टैक्सेबल होता है, चाहे आप उस साल घर के ओनर रहो ना रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी 30% मिलेगी, बट ये सब टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है।
प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर्स, अगर को ओनर्स है तो आप ये चेक करो सर क्या दोनों का शेयर डेफिनेट है, कौन कितने शेयर का मालिक है, तो उस केस में सर डिवाइड कर लो, सिंपल है, अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। दोनों का शेयर अगर डेफिनेट नहीं है तो दोनों को एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा, सिंगल माना जाएगा और उस बेसिस में टैक्सेबिलिटी होगी। इसके बाद सेक्शन 27 ये डीम्ड ओनरशिप का होता है सर, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे सर कि एकदम प्रैक्टिकल। और मेरे से आपसे अगर कोई पूछता है तो एग्जाम के लिए यही एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा रिलेवेंस रखता है, सबसे ज्यादा रिलेवेंस रखता है, क्योंकि कारण ये है ये क्लबिंग के साथ कनेक्ट कर देता है, इसीलिए इसका रिलेवेंस सबसे ज्यादा हो जाता है कि सर अगर कोई पर्सन है अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड, ठीक है, अदर देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंटल इनकम होती है तो बात अगर मैं क्लबिंग की करूं तो वो क्लब कर देता है इनकम। बात ये है कि डीम्ड ओनरशिप की बात करूं सेक्शन 27 में, तो जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसको वो डीम्ड ओनर मानते हैं, ठीक है। तो बाप ने अगर अपनी वाइफ को, ठीक है, और बाप ने अपने छोटे माइनर बेटे को ट्रांसफर किया सर, तो उस केस में बाप ही क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर, ठीक है। आया समझ, ये सिंपल है। बट इसमें दो बातें थी सर, एक्सेप्शन भी फॉल करते हैं सर। अगर हमारा वाइफ के साथ एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट है, तो अपने घर मैं अपने घर, तो उस केस में सर वाइफ ही डीम्ड ओनर है, ठीक है। और अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो उस केस में माइनर मैरिड डॉटर डीम्ड ओनर है। ये दो एक्सेप्शन, बाकी ये पॉइंट्स आपको रीड करना है तो आप एक बार रीड कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता इतना कुछ खास, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा रिलेवेंस रखे। लीज वाला पॉइंट एक ध्यान रखने वाली बात है सर, याद है ना सर, 1 साल से ज्यादा आपने किसी को रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, और वो जो लीज का टेन्योर है वो 12 ईयर्स से ज्यादा है, तो उस केस में आपने जिसको भी ये ट्रांसफर किया है वो सामने वाला क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर। क्रिस्टल क्लियर, सिंपल। इसके बाद एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज, ये सीएमए और सीएस वालों के बहुत काम आता है सर, उन्हीं में ये टॉपिक है, सीए वालों में ये टॉपिक नहीं है, बट एज सच ये डीम्ड, फाइनल में आओगे तो ये टॉपिक है, ठीक है। देखो सर कुछ लोग हैं जिनको हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम होती है तो वो टैक्सेबल नहीं होती सर। देखो, लोकल अथॉरिटी, अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बाहर किया गया, हॉस्पिटल है, लद्दाख वाले लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, ये देखो हमको ज्यादातर काम इससे होता है, फार्म हाउस से, इसलिए बोलते हैं फार्म हाउस ले लो, ठीक है। फार्म हाउस से भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है सर। चैरिटेबल पर्पस रहा, बिजनेस और प्रोफेशन रहा तो एग्जेम्प्टेड है, इसलिए एग्जेम्प्टेड है क्योंकि आप पीजीईपी में टैक्सेबल हो, यहाँ क्या करोगे सर, आई बात समझ, बैठा दिमाग में। ये आपके आईएचपी के कंसेप्ट थे, ठीक। चलो क्वेश्चंस करेंगे, चलो आईएचपी के क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन, तो इतना वार्म अप रहता है, बड़ा मजा आता है। चलो चलो वार्म अप करते हैं, मजा आएगा। देखो अरे पहले पढ़ने तो दे। जयश्री ओन्स 5 हाउसेज इन इंडिया, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। अगर पहले पहले आंसर किए तो वादा है मेरा, जो पहले पहले आंसर करेगा वो आईएचपी का लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेगा अकॉर्डिंग टू 115 बीएससी। तैयार हो जाना सर, हाँ तैयार हो जाना सर, ठीक है। ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, कंप्यूट द जीएवी ऑफ ईच हाउसेस ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें जीएवी निकालना है सर, ठीक। चलो सर, हाउस वन का अपन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में व्हिचएवर इज हायर, उसको किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में व्हिचएवर इज लोअर। सर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, तो हमारा जीएवी कितना आया, नेक्स्ट। अब बताते जाओ, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 60, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो ये तो वार्म अप हो गया। ये रहा, ध्यान दो। राजेश, a British national, is the resident and an ordinary resident in India during the previous year 23-24. याद रखना सर, आपके लिए previous year 23-24 है। He owns a house in London which he has let out at pound 10,000 per month. ये पाउंड है सर, तो हमें कन्वर्ट भी करना होगा इसे रुपए में सर, ठीक। द म्युनिसिपल टैक्स पेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन इज पाउंड 8,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। सर म्युनिसिपल टैक्स अगर इंडिया से बाहर भी पे होगा तो भी माइनस होता है, ये याद रखना सर, भूलना मत। द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रुपी इज टेकन टू बी 95। कंप्यूट द राजेश नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी निकालना है सर, तो ये 10,000 माइनस 8,000
ये 8,000 पर मंथ नहीं है सर, है ना। 10,000 इंटू 12 करना पहले, 1,20,000, फिर माइनस 8,000 1064 इंटू 95, फिर माइनस 30%। वो 30% तक तो नहीं पहुंचना पड़ेगा क्योंकि हमें एनएवी चाहिए, तो 30% तक पहुंचना भी नहीं पड़ेगा। बताओ आप लोगों के हिसाब से एनएवी कितनी आ रही है भाई? 10 पक्का? ठीक, आया ये सबको समझ? याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स मंथली नहीं होता है, ईयरली होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कभी म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में अगर कभी कुछ ना दिया हो फॉर द ईयर, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो, तो आपका कॉमन सेंस ध्यान देना चाहिए कि सर म्युनिसिपल टैक्स हमेशा साल भर का होता है, मंथली कभी नहीं होता है सर म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, चलो हीरा देखो सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? Mr. Manas owns 2 house property, one at Bombay, wherein his family resides, and other at Delhi, which is unoccupied. Okay. He lives in Chandigarh for his employment purpose in a rented house. तो सर एक घर में फैमिली रहती है, वो हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बॉम्बे वाली। सर दिल्ली वाली अनऑक्यूपाइड है, तो ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। दो घर की तो एनुअल वैल्यू हम वैसे ही नील ले लेते हैं सर, तो बॉम्बे और दिल्ली घर की वैल्यू क्या हो गई? नील। चंडीगढ़ में खुद रहता है इन अ रेंटेड हाउस। फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, he takes a loan of 30 lakh at the rate of 10% per annum on 1/4/2022। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24 ध्यान रखिएगा सर, प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है। तो सर देखो, हम डाटा लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, उससे हमेशा कभी गलती नहीं होती सर। बॉम्बे वाले घर के लिए उसने सर 10 लाख सॉरी 30 लाख रुपीस का लोन लिया सर एट द रेट 10% ऑन 1/4/2022, क्योंकि जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो फर्क पड़ेगा सर। ही हैज नॉट रिपेड एनी अमाउंट सो फar, मतलब 1 रुपए भी पे नहीं किया। ओके फाइन। इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, he has taken a loan of 5 lakh at the rate of 11% on 1/10/2022 towards repair। आओ भाई, दिल्ली वाला घर है सर, ठीक है। दिल्ली वाले घर के लिए इसने कितने का लोन लिया? 5 लाख एट द रेट ऑफ 11%। कब लिया? 1/10/2022। ठीक है, अच्छा ये रिपेयर पर्पस के लिए, क्योंकि इसका भी रिलेवेंस बनता है सर, रिपेयर पर्पस का भी रिलेवेंस है। ठीक, compute the deduction which would be available to him under section 24B for the assessment year 24-25। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 23-24। कभी भी ना एग्जाम में ध्यान रखना कि किस प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो ये जो पूरा डाटा मेरे को दिया है ये प्रीवियस ईयर 22-23 का दिया है, मेरे को तो 23-24 का सोचना है सर। ठीक है, ध्यान देना। इन रिस्पेक्ट ऑफ, आज आप पहली नई चीज सीखेंगे जो आपको पूरे इनकम टैक्स एकदम ब्लड में बैठा के रखनी है चीज। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन, if he exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under 115 BAC। अब पहली चीज ये सीखो, एग्जाम में जब भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलेगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब सर कोई आदमी अगर कुछ नहीं बताता तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 115 बीएससी ही ले रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन बोलेगा तो जो नॉर्मली हम वो 2.5 लाख वाला स्लैब नहीं खेलते हैं, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम है। इसलिए बता रहा हूं एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, जब डिफॉल्ट टैक्स देखो यहां पर कैसे दिया हुआ है, ऐसा ही सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेगा, शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ये आदमी नॉर्मल में चलना चाहता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़े, मान लो अगर ये शिफ्टिंग आउट नहीं दे देता, यहां पर लिख देता द ऑप्शन ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो उसके इसमें आपको फिर 115 बीएससी के हिसाब से सोचना होता, और अगर 115 बीएससी के हिसाब से सोचना होता तो ये तो क्वेश्चन खत्म है, फिर पढ़ ही क्यों रहे हम, क्योंकि फिर इंटरेस्ट ही नहीं होता, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है सर। तो इसीलिए लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएससी, अगर शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोलेगा तो वो नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस चलेंगे। आई बात समझ? ये चीज का ध्यान रखेंगे सर। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पहले तो ये बताओ सर, 22-23 का इंटरेस्ट कितना होगा? हाँ
इसका पहले का 3 लाख आ जाएगा। अरे यार ये इतनी मोटी क्यों हो गई ये पेन। सर ये 3 लाख आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 55,000। 6 मंथ्स का ही निकाले हो ना। अरे बाबा कैसे कर रहे हो सर, 6 महीना होगा ना सर, 1/10/2022 से लेके 22-23, ठीक है। ये आ गया 27,500, ठीक है 27,500 ये हो गया। अब बात करते हैं हमारे लिए तो प्रीवियस ईयर कौन सा बोला 23-24, तो 23-24 में तो ये 3 ही लाख रहेगा क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट। अब यहां पर भी अगले साल पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में जब आप प्रेजेंट करोगे तो ये चीज का ध्यान रखना कि ये 55,000 जो है ये पूरे साल का है ना, बट ये प्रॉपर्टी तो रिपेयर वाले के लिए था, ये लोन तो रिपेयर वाले के लिए था, तो यहां पर इसको सबसे पहले यही लिखना है कि रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में रिपेयर के केस में 30,000 मैक्सिमम लिमिट है। फिर इसके लिए लिमिट लिखना है सर 2 लाख, फिर ये दोनों को मिला के ओवरऑल लिमिट लिखना है 2 लाख। ये बात समझ आई बेटा दिमाग में। तो इसका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं, कभी भी जो प्रेजेंटेशन आप करते हो एग्जाम में वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसा इंस्टीट्यूट मैट में होता है, क्योंकि आपको मार्क्स तो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से ही देगी सर, उसके पास सजेस्टेड आंसर होता है सर। आप मेरे हिसाब से या किसी भी टीचर के हिसाब से कुछ भी प्रेजेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट बोलती है जैसा हम चाहते हैं वैसा चाहिए, हम वैसा दोगे तो अच्छा देंगे मार्क्स, नहीं तो काट देंगे मार्क्स। ये बात समझ आई। अब जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, ये 3,55,000 टोटल लिखे और आउटर कॉलम में सीधा 2 लाख लिख दिए, तो इंस्टीट्यूट मार्क्स काट देगी। क्यों? क्योंकि आपने 55,000 का 30 नहीं बताया, ये 3 लाख का 2 लाख नहीं बताया, फिर इन दोनों को ऐड करके फिर 2 लाख नहीं बताया। ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा शॉर्ट में निपटा रहे हो चीजें। शॉर्ट में नहीं निपटाना कोई भी चीज, शॉर्ट में निपटाने जाओगे फंस जाओगे। चलो आई बात समझ। बहुत सारे लोग निपटाते हैं सर शॉर्ट में, बहुत सारे लोग निपटाते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट ये रहा है, हाँ यही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो। अनिरुद्ध एज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर, ठीक है। एक काम करते पहले एक्सपेक्टेड रेंट ही निकाल लेते सर। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में व्हिचएवर इज, कितना हायर हो गया सर, उसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में व्हिचएवर इज कितना हो गया, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ठीक है। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 11,000 per month throughout the previous year. Unrealized rent was 11,000 and all the condition prescribed for rule 4 are satisfied. अच्छा अब ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। एक बात याद रखना, अनरियलाइज रेंट हमेशा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से माइनस होता है। पहली चीज ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर कहीं क्वेश्चन में दे दे कि रूल 4 कंडीशंस आर नॉट सैटिस्फाइड, तो उस केस में आप अनरियलाइज रेंट को माइनस नहीं करेंगे। सीएमए वालों के पेपर में इस बार ये गेम खेल दिया, क्या किया, अनरियलाइज रेंट भी दिया और नीचे नोट में जाकर दे दिया कि रूल 4 कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। तो अब जो बच्चा बेवकूफी टाइप से अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया ना, उसकी बैंड बच गई, क्योंकि सर लिखा है जब नीचे रूल 4 कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। यहाँ तो लिखा है चलो रूल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम माइनस कर लेंगे, बट ये चीज का ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ये ARR क्या हो जाएगा सर, 11,000 इंटू पहले 12 माइनस 11,000 प्रेजेंटेशन सर, ठीक है 121। आगे पढ़ते हैं सर। He paid a municipal tax at the rate of 10% of the municipal value. तो municipal value कितनी है 1,30,000, इसका 10% कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 40,000 फॉर द ईयर। तो इंटरेस्ट तो ये सामने से दे दिया आपको कि इंटरेस्ट भाई 40,000 है, इंटरेस्ट कितना हो गया 40,000। तो ये क्वेश्चन डैम इजी हो गया, सिंपल हो गया। एक्सपेक्टेड रेंट पता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल पता है, दोनों में व्हिचएवर इज हायर, हायर कितना हो जाएगा 1,21। इसमें हम क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 13,000 माइनस करो और फिर बताओ जीएबी कितना है 0,800। फिर इसमें माइनस करेंगे हम, ठीक, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करो, फिर माइनस करो 40,000 जो इंटरेस्ट का है, और बताओ आईएचपी की इनकम कितनी, कितना। अगर यही क्वेश्चन 115 बीएससी का होता तो
घूम क्यों रहे हो? मैंने आपको सिर्फ 115 बीएससी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो लेट आउट है सर, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर, इंस्टीट्यूट इज गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड, और इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को ही मेंटली प्रिपेयर्ड कर दिए सर लास्ट अटेम्प्ट से। लास्ट अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन ही 115 बीएससी घुसा के पूछी थी सर। मतलब इंस्टीट्यूट अब मेंटली प्रिपेयर्ड है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो 115 बीएससी में घुसा के पूछेगी। अब कौन सा होगा वो तो समय ही बताएगा सर, बट वो 115 बीएससी को टच करेगी सर। तो हमें पता होना चाहिए ट्रीटमेंट, ठीक है, ध्यान रखो, हड़बड़ाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे ही है, जस्ट नीचे ही है, जस्ट नीचे ही है। चलो बताओ भाई, गणेश एज अ प्रॉपर्टी, उस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, तो बताओ भाई एक्सपेक्टेड रेंट अब आप बताओ फटाफट कितना? ये दो पक्का? ठीक है। The property was let out for a rent of 20,000 per month. However, the tenant vacated the property on 31st this January. तो कितने महीने लेट आउट थी? 10 महीने, ठीक है। और अनरियलाइज रेंट वॉज 20,000 एंड ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सैटिस्फाइड। तो 180 हो गया। समझ आया कैसे आया? 20,000 इंटू 10 2 लाख, 2 लाख माइनस 20,000 180। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना हो गया? ठीक। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, इसका 8% आप निकाल लेंगे सर, ठीक। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज फॉर द ईयर, ठीक है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे पहले तो सर, ये दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000, उसमें माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, फिर माइनस करना 30%, फिर माइनस करना इंटरेस्ट, और फिर बताओ सर। क्यों? वही तो, सब भगा भग कैलसी चलाए जा रहे, भगा भग कैलसी चलाए जा रहे, कोई ये पूछ ही नहीं रहा है सर कि वो 2 महीने का क्या हुआ। आप लोग लेबोरियस टाइप मत करो सर, क्वेश्चन लेबोरियस टाइप थोड़ी के रहेंगे। यू नीड टू बी स्मार्ट, सीए का एग्जाम सर, कोई बीकॉम थोड़ी के रहा चलता एग्जाम थोड़ी के सर, जो मुंह उठा के कुछ भी करते चले गए मार्क्स मिल जाएंगे सर। यू नीड 100% अटेंशन और माइंड फोकस। आपका दिमाग हर टाइम कैलकुलेटिव होना चाहिए और अटेंटिव होना चाहिए। थोड़ी भी गलती इधर उधर, सर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर 10 महीने का दिया हुआ, 2 महीने का हुआ सर। आपको एक नीचे क्वेश्चन में अगर कुछ 2 महीने का मिल ही नहीं रहा तो आपके दिमाग में अच्छा 2 महीने प्रॉपर्टी खाली रही, तो खाली रही तो हम पढ़ क्या है सर, जीएबी इज इक्वल टू एआरआर, सिर्फ हम दोनों में एवरेज हायर क्यों कर रहे हैं? थोड़ा अटेंशन रखो सर। क्वेश्चन सॉल्विंग आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिलीव मी, कोई बड़ी बात नहीं है आंसर निकालना। अरे 100 क्वेश्चन कर लोगे आंसर निकल जाएंगे, बट एक क्वेश्चन को अगर सही अटेंटिव तरीके से करना सीख गए ना, तो ये अटेंशन वाली आदत डल जाएगी ना, तो मजा आएगा, कोई गलती नहीं होगी फिर। नहीं तो माइनर मिस्टेक्स करके आ जाओगे टैक्स के पेपर में। आप पूछ लो, पास किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, बहुत सारे लोग हैं जिन लोग को घर आने के तो अभी यार शिट, ये मैं गलती क्यों कर दिया, ये पढ़ लेता तो गलती नहीं होती। बहुत लोगों के साथ होती है टैक्स में ये चीज, तो माइनर मिस्टेक्स बहुत होती है, ध्यान रखना। सर यहाँ पर प्रॉपर्टी 10 में नहीं लेट आउट है, 2 महीना प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो सर वैकेंसी के केस में हमने बोला था सर जीएवी इज इक्वल टू एआरआर, तो ये फिर हम 180 लेंगे सर, 210 की तो बात ही नहीं आती है सर। आई बात समझ? अब निकालो आईएचपी की इनकम, बताओ भाई, पक्का? ऐसे फॉर्मेट देखना, ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे लिखना होता है सर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ऐसे लिखना होता है प्रॉपर। ये आप स्टेप 1 स्टेप 2 ना भी लिखो चलेगा, ये नहीं लिखोगे चलेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट। आप सीधा क्वेश्चन में जीएवी से भी स्टार्ट करोगे चलेगा, बट वो जीएवी कैसे आई वर्किंग नोट में बता देना, चॉइस आपकी है। नहीं तो आप एक काम करना, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी लिखना, यहाँ ब्रैकेट में उसका पूरा कंप्यूटेशन बता देना, तो भी इंस्टीट्यूट गलत नहीं बोलेगी, तो भी आपको मार्क्स दे देगी। बट ये उसको स्टार्टिंग लाइन चाहिए, अगर आप ये सब नहीं लिख रहे तो वो मार्क्स काट देंगे, वो तो डेफिनेटली मार्क्स काट देंगे, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। आगे आओ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सर। Purna has one house property at Indriya Nagar in Bangalore. He stays with her family in the house. The rent of the similar property in the neighborhood is 25,000 per month.
द म्युनिसिपल वैल्यू इज 2,80,000, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स पेड इज 8,000, ठीक है। द हाउस कंस्ट्रक्शन वाज बिगन इन अप्रैल 2017, वाओ, with a loan of 20 lakh taken from the SBI Housing Finance Limited at the rate of 9% per annum on 1/4/2017. The construction was completed on 30th 11/2019. तो एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं सर, डेट ऑफ बोरोइंग जो है मेरी वो 1/4/2017, ठीक है। एक सेकेंड, हमको बहुत सारे फोन ना आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है सर, 30/11/2019, ठीक। कितने का लोन लिया था ये, 20 लाख, ठीक है। अब मेरे को मेरे लिए इसलिए काम कर सर क्योंकि हमने बोला था सर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है सर 1920, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 1819, इसकी लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2019। यहां तक का इंटरेस्ट जो होगा, यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट होगा वो प्री का होगा, इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो किसका होगा, पोस्ट का होगा। कहां गया मैं, ठीक है। ये रहा, देखो द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 13/11/2019। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, वाओ, ये तो खुद से निकाल के दे रहा है इंटरेस्ट, और क्या चाहिए भाई। 3,60,000 प्री का इंटरेस्ट निकाल के दिया, इसको डिवाइड बाय 5 कर लेना जी। ऑन 30 मार्च 2024 Purna paid 2,40,000 which include 1,80,000 as interest। तो करंट ईयर में उसने इंटरेस्ट जो पे किया है वो 1,80,000 पे किया है। तो भैया प्री का हमने 72 निकाला, करंट ईयर का 1,80,000। अच्छा सर एक खास बात, प्री का इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट कहां से स्टार्ट होगी, इस साल वो प्री का खत्म हो गया, मेरे को डेट चाहिए, डेट अपना ये मैं बोल रहा हूँ मेरे को जब 72,000 मिलना स्टार्ट होगा वो 72,000 कब से मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है 1/4/2017 से, 1/4/2019 से कि 1/4/2023 से, बताओ भाई। सर हमें प्री का इंटरेस्ट 1/4/2019 से मिलना स्टार्ट होगा क्योंकि इस साल तक तो हमने प्री का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद ही तो मिलना स्टार्ट होगा। मैंने आपसे ये मेहनत क्यों कराई बताए, क्योंकि आप ये भूल गए हो हमें ये 5 साल तक मिलता है। तो आपको एग्जाम में ये भी ध्यान रखना होगा कि हम 2023-24 में बैठे हैं, क्या ये 5 साल 24 तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है 23-24 तक। पता चला पहले ही खत्म हो गया तो हो सकता है ना, एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। चलो इस क्वेश्चन में खत्म नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में तो मैं बता रहा हूँ खत्म नहीं हो रहा है, बट एग्जाम में तो खत्म हो सकता है ना। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, हम हमेशा चेक करेंगे, अटेंटिव रहना क्वेश्चन बनाते टाइम, कभी भी क्वेश्चन बनाते टाइम रिलैक्सिंग माइंड पे नहीं रहना, नहीं तो बनेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आ जाओगे। तो ये दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया इंटरेस्ट, ठीक है 2,52,000। आगे पढ़ते सर, देयर वॉज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डेट। तो ठीक है प्रिंसिपल रीपेमेंट, अच्छा हुआ इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला है, अदरवाइज अगर मेरे को बोल देता टोटल इनकम निकालने तो मैं एटीसी की डिडक्शन भी लेता सर, क्योंकि एटीसी में प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन भी मिलती है सर, ठीक है। Compute Purna's income from house property for the assessment year 24-25, assuming that she has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब ये 115 BAC ऑफ नहीं कर रहे, तो सर इस क्वेश्चन में अपन आईएचपी की इनकम निकाल ले, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है सर, रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड दिया हुआ है, तो क्या आईएचपी की इनकम निकाल ले अपन, निकालो कितना है 25,000 इंटू 12 करो 3 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 2,80,000, दोनों में विचएवर म्युनिसिपल वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू तो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगी ना, फेयर रेंट तो दिया नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं है, तो म्युनिसिपल वैल्यू तो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगी। तो 2,80,000 और क्या बोलते हैं 25,000 इंटू 12 कितना 3 लाख,
क्या हो गया? आप लोग ऐसे अचानक से देखने लग गए तो सबके सब डूब मरो, मैं तो बोली नहीं कोई पेड़ पौधा- डूब मरो, ध्यान ही नहीं है। शी स्टेज विथ हर फैमिली इन द हाउस। नालायक को निकाल ही क्यों रहे हो? वो सिमिलर प्रॉपर्टी पड़ोस का दे रहा है रेंट, तुम्हारे बाप का कह रहा है पड़ोस का है वो। अरे हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? पढ़ ही नहीं रहे हो ढंग से। अब भी बोला एचपी के क्वेश्चन में आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हुए तो मैं आपके मजे ले लूंगा। आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो और मैं मजे लेते रह रहा हूँ। सर ऐसे में तो रात बीत जाएगी मैं एचपी का करते करते। सर बोलो मत ना, हम खुद से बताते हैं। हाँ, नहीं नहीं बताते हैं। आपको मुझे पहले ही रोक देना था। आप जब तक मैं शक की निगाहों से नहीं देखता हूं ना तब तक आप लोग को शक नहीं होता है मेरी बातों में कि मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ। आप लोग मानते ही रहते हैं। सर बोल दिए, मानते रहो, अंधाधुंधी सोचना ही नहीं है, ऐसी तैसी कराए सब यही होगा। अरे भाई ध्यान तो दो, मैं तो घुमा रहा हूं, आप क्यों घूम रहे हो? आपका ध्यान तो दो, ध्यान दिया करो। सर वो लिखा हुआ है शी स्टेज विथ हर फैमिली, फैमिली के साथ स्टे करिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कचर कचरी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट का दिमाग लगाना है सर, सिर्फ इंटरेस्ट का दिमाग लगाना है। अच्छा इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख। अच्छा 115 बीएससी होता तो वो भी नहीं देते, तब तो वो भी नहीं देते अपन। ठीक है, क्लियर हुआ? जागो मोहन प्यारे, इतना भी इजी नहीं है ये चैप्टर। वार्म अप हो जाओ सर, ठीक है। हाँ अगला फिर मजे ले लूं कि इस बार ट्राई कर। चलो देखते हैं सर, इस बार बहुत मजा आएगा और मजा आएगा देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो ओन सा हाउस प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तीनों भी दिया हुआ है सर। ठीक है चलो देखो, श्रीमती राजलक्ष्मी owns a house property at अद्यार in चेन्नई। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तीनों दिया हुआ है सर। बता दो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? पहले आगे पढ़ोगे? अच्छा ठीक है चलो। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2023। दे दिया है किराए पे, इतना भी टेंशन मत लो। हर क्वेश्चन में सेम मजे थोड़ी लूंगा, अलग अलग मजे होंगे सर। ठीक है, thereafter the tenant vacated the property and Srimati Rajlakshmi used the house for self occupation. Very nice. पहले अब तो मेरे को बता दो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? पक्का? ठीक है, ARR कितना है ये बता दो भाई, देख लो। अरे तो वो मैं कुछ नहीं बोल रहा। IHP इज डैम इजी सर, इतना इजी चैप्टर है, क्या ही करेंगे इस टाइम। दिसंबर तक हो जाए Rent for the month of November and December could not be realized spite of the owner's effort. All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. He paid a municipal tax. She paid a municipal tax at the rate of 12% during the year. She had paid an interest of 25,000 during the year for the amount borrowed for the house property. तो बताइए सर, अब आप मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताइए निकाल के। लेट्स सी आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा चलो पहले जीएवी तो बता दो। क्रिस्टल क्लियर है? पक्का? ठीक है चलो उसके आगे। अरे यार आंख में क्या हो गया?
चलो पहला आंसर तो मुझे मिल गया, 269 है। सबका यही आ रहा है क्या? पक्का? चलो बधाइए, आप लोग सही हैं। चलो सर, 3 घर वाला क्वेश्चन है और मैंने आपको याद है तरीका सिखाया था, जब भी कभी हम 3 घर का क्वेश्चन करेंगे तो पहले तीनों घर को लेट आउट मानोगे, तीनों घर को लेट आउट मान के निकालोगे और उसके बाद फिर आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे सर, ठीक है? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। गणेश हैज 3 हाउसेस, ऑल ऑफ व्हिच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द पर्टिकुलर ऑफ व्हिच आर एज फॉलोज फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। देखो सर, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन या परचेज दिया हुआ है सर, म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है सर 12, 8 और 6, ये हमें मल्टीप्लाई करके निकालना होगा सर। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर, रिपेयर के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे सर, ठीक है, क्योंकि लिमिट होती है सर। इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन अप्रैल 2016 फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, परचेज के लिए और ऊपर वाला रिपेयर के लिए था। Compute Ganesh income from the house property for the assessment year 24-25 and suggest which house should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum। तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है। पहले हम क्या करते हैं, तीनों घर को लेट आउट मान लेते हैं, तीनों को लेट आउट मानते हैं और लेट आउट मान के कंप्यूट करते हैं। सर इसको ना बनाना ही पड़ेगा, इसको अगर आप सोच रहे हो कि ओरली हो जाए तो मुश्किल है सर। ये यहाँ लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं सर, वो खेल लेते हैं, हायर लोअर हायर खेल लेते हैं और एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं। तो दोनों में विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर किए स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, यही हमारा ARR भी हो जाएगा। कितना मान लिए, 350, ठीक। अगला बताओ, नेक्स्ट यही हमारा GAV भी है, कितना 375। फिर माइनस करेंगे हम म्युनिसिपल टैक्स, कितना है 36,000। माइनस करते जाओ और बताते जाओ। सीधा माइनस करके बताएं क्या? नहीं, म्युनिसिपल टैक्स बताओ। 28,800। अब NAV बताते जाओ। ये हमारा NAV आ गया, माइनस करेंगे 30%, 30% बताते जाओ। 300, 200, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हाँ, 106 माइनस इंटरेस्ट। याद रखना अभी अपन सबको लेट आउट माने, याद है ना, अभी सबको लेट आउट माने तो इंटरेस्ट पे कोई लिमिट नहीं है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लिमिट होती है। बताते जाओ। अब माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। 219800। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। ये हमने IHP का निकाल लिया, तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकाल ली, इतना ही आ रहा है सबका। अब अपन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने बोला सर हाउस 1 को लेट आउट प्रॉपर्टी मान लो, हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लो। तो हाउस 1 को अगर लेट आउट मानते हो तो आपकी इनकम है सर 219800।
हाउस 2 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हो तो इंटरेस्ट भले ही 55,000 है, बट रिपेयर के केस में कितना मिलेगा? नेगेटिव आ जाएगा। हाउस 3 को अगर आप सर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हो तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,75,000। पर सर दिक्कत ये दोनों मिला के भी इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते, ये मत भूल जाना, एग्जाम में हो जाती है, हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाती है सर। ठीक है, तो ये 2 ही लाख माइनस होगा सर, तो ये कितना आ जाएगा? 19,800। ये समझ आया क्या किए? ठीक, ये पहला ऑप्शन था, है ना। अब दूसरा करते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमने हाउस 2 को लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। ठीक है, तो हाउस 1 को अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं तो नील, कुछ नहीं आएगा। हाउस 2 को लेट आउट मानते तो कितना निकाले थे अपन? 176,840। हाउस 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो 175, तो मेरे ख्याल से 1840 आ रहा है, शायद यही आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट मिल जाएगा तो यही आएगा। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब बात करते हैं सर थर्ड कॉम्बिनेशन, जहां पर हाउस 3 को अपन क्या मान लेंगे? लेट आउट। हाउस 1 एंड 2 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाउस 1 को अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो नील है। हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो इंटरेस्ट 30,000 मिलेगा सर। और हाउस 3 को अगर लेट आउट मानते हैं तो क्या था इनका? 73640 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 43640। तो इसके हिसाब से हमारे लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? सेकेंड, जहां पर हाउस 2 को हम लेट आउट मानते हैं, हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। इसमें मेहनत रहेगी सर, जब भी 3 घर का रहेगा तो वो मेहनत रहेगी सर। ठीक है, अच्छा, अगर यही क्वेश्चन 115 बीएससी के हिसाब से निकालना पड़ गया तो मेहनत है। इसलिए मेहनत है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले इंटरेस्ट आएंगे ही नहीं सर, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, अगर यही चीज हो गई तो ये जो कहाँ गया, आपने जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट माइनस किया ना, ये दोनों इंटरेस्ट आने वाले नहीं है, नील हो जाएगा सर। ये नील हो जाएगा सीधा 2 लाख। एक काम करें, लिख लेंगे एक बार 115 बीएससी के हिसाब से। हाँ तो आप निकालो ना, बट प्रेजेंटेशन एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ना। एग्जाम में तो प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। अगर वो दोनों से बोला तो दोनों से निकालना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, आप देखो ना, इस क्वेश्चन में उसने कुछ बोला ही कहाँ है। इस क्वेश्चन में इसने बोल के छोड़ दिया है। अब कल के दिन इंस्टीट्यूट को लगेगा तो एक नीचे लाइन ऐड कर देगी, एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर 115 बीएससी, तो आप 115 बीएससी के हिसाब से चलो। और अगर 115 बीएससी के हिसाब से चले तो फिर ये इंटरेस्ट नहीं आने वाला। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में ये वाला इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये पॉइंट का इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये जो ठीक है, और इधर 30 नहीं आएगा। समझ आया सर? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट आएंगे ही नहीं सर 115 बीएससी के हिसाब से। क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। प्रेम owns a house in Madras. During the previous year 23-24, 2/3 portion of the house was self-occupied and 1/3 was let out for the residential purpose at a rent of 8,000 per month. ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3 लाख। क्या ये पूरे घर का है? हाँ जी, बोला है ना, प्रॉपर्टी पूरे घर। ठीक है, ऑफ अ हाउस लिखे, प्रॉपर्टी लिखे, ये पूरे घर का होता है सर। ठीक, 3 लाख रुपए। फेयर रेंट दिया हुआ है 2,70,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 3,30,000। तीनों में सर हायर लो और हायर खेल के एक्सपेक्टेड रेंट बता दो मेरे को, इतना तो बता ही दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अरे बाबा, आप तीनों को कर लो, उसके बाद क्या बोलते हैं 1/3 कर देना। 1 लाख आएगा ऐसे तो 1 लाख आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 1 लाख आ गया ना, 1/3। He paid a municipal tax of 10% of the municipal value during the year. तो municipal value कितनी है? 3 लाख। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा?
10,000 म्युनिसिपल टैक्स इसने 10,000 पे किया है। याद रखना रेंट 8,000 पर मंथ है, तो 8,000 इंटू 12 भी करना है हमें, याद है ना। तो ARR जब निकालोगे तो 8,000 इंटू 12 भी अभी जिंदा है, ठीक। अभी इसको इसलिए छोड़ दिया हूं कि इन केस अगर अनरियलाइज रेंट भी आगे दिखा तो माइनस भी तो करना रहेगा ना सर, ठीक। A loan of 25 lakh was taken by him during the previous year 2019 for acquiring the property. Interest on loan paid during the previous year, मतलब आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 1,20,000। वाओ, मेहनत ही क्या करना, खुद से निकाल के दे दिया बेचारा। कंप्यूट, हाँ, compute Prem's income from house property for the assessment year 24-25, assuming that he has exercised the option of shifting out, मतलब ये नॉर्मल चलना चाहता है सर, of the default tax regime provided under 115 BAC. What would be the Prem's income from house property under the default tax regime? आ गया मजा, दोनों पूछ दिए साले ने। अब मजा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मजा इसलिए सर, ये जो इंटरेस्ट है सर 1,20,000, ये भी पूरे घर का है, इसका भी तो 1/3 करोगे, जो लेट आउट है उसके लिए 1/3 करोगे, तो लेट आउट वाले पोर्शन का तो आप निकाल सकते हो सर। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है जो 1/3 है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो 2/3 है, बताओ भाई क्या आ रहा है सर। सीधा IHP बताओ मेरे को, 23,000 और इसमें 80 का लॉस आएगा। ये 80 का लॉस क्यों आया समझ आया सर, क्योंकि इंटरेस्ट है भाई 1,20,000 का 2/3 इंटरेस्ट कितना हुआ 80,000 का इंटरेस्ट है, वो 80,000 का इंटरेस्ट आप माइनस करोगे। क्रिस्टल क्लियर। ये अपन किसके हिसाब से चले, नॉर्मल टैक्सिंग, ठीक है। तो 80,000 का ये लॉस और ये 20,000 की इनकम, ये दोनों को आपस में एडजस्ट किए तो कितना आ गया, ये किसके हिसाब से हुआ, नॉर्मल। अब बात करते हैं अगर मैं 115 BAC ऑप्ट करता, नहीं इंटरेस्ट है ना सर, अगर हम 115 BAC के हिसाब से चलते तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट हमें मिलता ही नहीं है, तो अगर ये इंटरेस्ट नहीं मिलता तो प्रैक्टिकली ये 80,000 हमें नहीं मिलेगा, तो जो हमारी इनकम है वो कितनी दिखेगी 23,000। अभी तो ये 57,000 का लॉस दिखा ना, बाद में ये 23,000 की इनकम दिखेगी। समझ आया क्यों हुआ, क्योंकि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं 115 BAC में। ये देखो क्लियर हुआ सबको, बताइए मैम। हाँ 80 कहाँ से आया? 80 कहाँ से है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1,20,000 वेरी गुड, 1,20,000 into 2 divided by 3, 3 4s are 12, 40,000 into 2 80, ठीक है मैम। आया ये सबको समझ। तो सर अगर आप उसको नॉर्मल प्रोविजन से चलते हो तो 57, नॉर्मल से नहीं चलते हो तो 23। क्लियर। मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट अब फाइनल बताते जा रहा हूँ सर, ठीक है, क्योंकि जब मैं मैराथन में रिवाइज कराऊंगा तो मैराथन में जब मैं IHP रिवाइज करूंगा तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से और 115 BAC वहां पर अलग से बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सर। Mr. Anand sold his residential house property in March 2023. In June 2023, he recovered a rent of 10,000 from Mr. Gaurav, to whom he let out his house for 2 years from April 2017 to March 2019. He could not realize 2 months rent of 20,000 from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing the income from house property. ठीक है, तो उस टाइम रिड्यूस भी हो गया था और 10,000 भाई ने रिकवर भी कर लिया। याद है ना, रिकवर हो जाता है रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट है, अनरियलाइज रेंट है, ये सब जब भी रिकवर होते हैं ये सब टैक्सेबल हो जाते हैं सर। Whether he had let out the property from April 2019 to Feb 2023 to Mr. Satish. In April 2021, he has increased the rent from 12,000 to 15,000 per month, and the same was subject to a matter of dispute. In September 2023, the matter was finally settled, and the Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent for the period of April 2021 to Feb 2023. तो ये 69 और ये 10, ये दोनों को ऐड करोगे आप, माइनस 30% कर दोगे और करंट ईयर में जितना भी अमाउंट आएगा वो बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा सर। कुछ ऐसे तो नहीं बोल रहे हम करती आप जो बोले।
इसमें क्या घुमाऊंगा बहन, ये क्वेश्चन घुमाने वाला नहीं है, ठीक है। आएगा आएगा बहन, आएगा क्वेश्चन, आएगा अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहां घुमाऊंगा ना, इसमें क्या घुमाऊं मैं तेको। लास्ट क्वेश्चन है फिर प्रैक्टिकल फिर प्रैक्टिकल्स होंगे। Miss Aparna co-owns a residential house property in Calcutta along with her sister Miss Dimple, where her sister's family reside. Both of them have equal share in the property and the same is used for self-occupation. Interest is payable in the respect of the loan of 50 lakh at the rate of 10% taken on 1/4/2022 for the acquisition of such property. ठीक है सर, 2022 थोड़ा डेट ध्यान रखेंगे। In addition, Miss Aparna owns a flat in Pune in which she and her parents reside, and she take a loan of 3 lakh at the rate of 12% on 1/10/2022 for repair of this flat. ध्यान रखना सर। Compute the deduction which would be available to Miss Aparna and Miss Dimple under section 24 subsection B for the assessment year 24-25 if both exercise the option of shifting out of the डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर दोनों ये ऑप्शन लेते हैं जहां पर वो नॉर्मल प्रोविजन से चलना चाहते हैं सर, बताइए सर क्या होगा। हाँ जी, को ओनर्स है और उनका शेयर भी डेफिनेट है सर, क्योंकि बोला ना सर इक्वल शेयर, बोथ हैव इक्वल शेयर। बताइए मैम, इक्वली बांटना कितना आएगा। और उसका तो restricted हाँ 2 लाख तक किया ना, किसका, उसका दोनों का नहीं। हाँ वो कौन, अपर्णा डिम्पल, अरे हाँ, बताइए ना, अपर्णा डिम्पल, डिम्पल अपन, अच्छा अच्छा जल्दी बताओ जल्दी। और दूसरा उसने वो रिपेयर के लिए फिर अब 30 तक ही लिमिट आएगा तो और दोनों मिला के 2 लाख तक ही रहेगा। हाँ तो अपर्णा के लिए 2,50,000 आ रहा है बट मैक्सिमम 2 लाख, ठीक। जब डिम्पल की बात होगी तो 2,50,000 प्लस ये 36,000 भी है बट वो अच्छा, डिम्पल का सिर्फ 2,50,000 जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, और अपर्णा के लिए 2,50,000 वो 2 लाख रहेगा, 36,000 30 रहेगा, बट दोनों मिला के भी 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। वाह, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नीचे है ना क्वेश्चन हमारे पास। लास्ट वाला क्वेश्चन तो छवि बता रही है ना छवि, लास्ट वाला क्वेश्चन बेहतरीन है, मजा आ जाएगा। चलो सर, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस करते हैं। रमन इज अ, पहली चीज कभी भी सीखो एग्जाम में, ये तो ठीक है चलो प्रैक्टिस के लिए हो गया इलस्ट्रेशंस, कभी भी बड़े क्वेश्चन में एक आदत डालो, कभी भी क्वेश्चन ऊपर से नहीं पढ़ना, पहले नीचे पढ़ लो वो क्या पूछा है सर, क्योंकि उससे आपका एक माइंडसेट क्रिस्टल क्लैरिटी होती है कि हमें किस तरीके से चलना है। जैसे देखो क्या बोले, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन। कई बार इस क्वेश्चन में, कई बार ऐसे क्वेश्चन में आपसे टोटल इनकम भी पूछ सकता है, ग्रॉस टोटल इनकम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मेरे को क्या पता। एग्जाम में तो वो ऑल टुगेदर पूरा इनकम टैक्स के बेसिस पे चलता है ना, तो इसीलिए ध्यान रखना। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी बोला मतलब आईएचपी की बातें हो रही है सर। चलो देखते हैं क्वेश्चन। मिस्टर रमन इज अ को-ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी along with his brother holding equal share in the property, ठीक है, ध्यान रखना सर। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ऑफ द प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर, ठीक है। ये हायर लो और हायर तो आप खेल सकते हैं सर, तो इससे आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। बता दो एक्सपेक्टेड रेंट कितना, ठीक है 1,60,000। बट याद रखना सर ये और इसका भाई दोनों साथ में है सर, तो ये डिवाइड होने वाले सर, डिवाइड बाय 2 होने वाला है सर, ठीक है। रेंट रिसीव्ड इज 15,000 पर मंथ। अभी हम डिवाइड करेंगे ही नहीं सर, क्योंकि अभी तो सिंगल आराम से चलने दो,
आखिरी में डिवाइड बाय 2 कर देना क्योंकि इक्वल शेयर है, कोई लोचा भी नहीं है सर। तो 15,000 इनटू कितने मंथ लेट आउट है सर? कुछ ऐसा क्वेश्चन में बोल तो रहा नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, तो पूरे 12 महीने 180। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसेबल 1,80,000। ठीक है, इसके बाद आपका सर जीएवी आ जाएगा। जीएवी में माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, उसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। The loan for the construction of this property is jointly taken and the interest charged by the bank is 25,000. ठीक, out of which 21,000 has been paid. मैंने आपको पहले भी एक बात सिखाई थी, इंटरेस्ट पेबल होगा तो भी मिल जाता है, म्युनिसिपल टैक्स का पे होना जरूरी है सर। इंटरेस्ट तो पेबल होगा तो भी वो आपको अलाउड है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज 450, ये नहीं मिलता है सर। ठीक है, to repay this loan Raman and his brother has taken a fresh loan and interest charge on this loan is 5,000, ये मिल जाएगा सर। तो 25 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 30 मिल जाएगा सर। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 5100 has been paid by the tenant, टेनेंट पे करता है तो मिलता भी नहीं है सर। तो जीएवी और एनएवी सेम होने वाली है इस क्वेश्चन में, माइनस 30% करना, माइनस इंटरेस्ट करना, और बताओ सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? डिवाइड करके बता दो, इक्वल शेयर का है तो इक्वल शेयर कितना? 48, बस 48,000 48,000 मतलब 96,000 आ रहा है टोटल ईच। 48,000 यही आ रहा है क्या? तो बताओ, चेक कर लेते हैं। सही बताइए ना? हाँ ठीक है, और बड़ी बेइज्जती कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बात नहीं। अगला सैलरी, उसमें तो बहुत मजा आएगा, सैलरी में तो मजा आएगा, मजा आता है। हाँ, सैलरी में कई टैलेंट बाहर आएंगे सर, लॉस क्यों नहीं आ रहा है? चलो सर, अरे अरे ध्यान दो ध्यान दो। मिस्टर एक्स, पहले तो हम नीचे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या निकालने बोले। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर द 115 बीएसी। तो ये आपको नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से निकालने बोल रहे। क्वेश्चन प्यारा है सर। मिस्टर एक्स ओन्स अ वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई, द हाउस इज हैविंग two identical unit. First unit of the house is self-occupied by Mr. X and another unit is rented for 8,000. तो जिंदगी की जंग ये है सर कि सर जो आपको पर्टिकुलर दिया है वो पूरे घर का दिया हुआ है, तो जब आप जंग लड़ोगे तो डिवाइड बाय 2 होगा सर हर चीज। द रेंटेड यूनिट वाज वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द ईयर। तो सर प्रॉपर्टी भी लेट आउट कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए, ध्यान रखना सर। ठीक है, तो जीएवी इज इक्वल टू एआरआर, क्रिस्टल क्लियर है, वो आप कर सकते हैं सर। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दिया ना, तीनों में विच इज हायर लोअर, हायर खेलोगे तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? ओनर है, तो ओनर पे कर रहा है तो आप माइनस कर लो, बट याद रखना माइनस भी आधा करोगे सर, आधा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, वो आप माइनस करोगे नहीं सर। लाइट एंड वाटर चार्जेस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, इससे हमें मतलब है सर, इंटू 12 करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, क्योंकि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सिर्फ इंटरेस्ट ही आता है, लेट आउट में इंटरेस्ट भी माइनस होगा, तो 9,000 आ जाएगा सर। ठीक है, 9,000 ईच। लीज मनी, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता सर। इंश्योरेंस चार्जेस से हमें कोई मतलब नहीं होता, रिपेयर वगैरह ये सब निहायती बकवास बातें, बस और कुछ नहीं है। बताइए सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ रही है? फाइनली आप बताएंगे सर, फाइनल सब इनकम लॉस सब एडजस्ट करने के बाद बताइए सर कितना आ रहा है। ऊपर कुछ नहीं है, सर माइनस 30% बोला था। लेट आउट के लिए अपना आएगा, नहीं मेरे को फाइनल आईएचपी का आंसर चाहिए, फाइनल आंसर आईएचपी का। एक आंसर मिल गया भाई, फर्स्ट 31,350। दूसरा आंसर, क्योंकि आप लोग मेरे साथ एमसीक्यू तो खेलोगे,
चलो भाई, दूसरा आंसर मिला 43,675। और ये लेटआउट का है, वो भी तो माइनस कर सेल्फ ऑक्यूपाइड का। देखो फाइनल आया एचपी का आंसर, फाइनल 34675। तीसरा आंसर, चौथा मैं बताता हूँ, नन ऑफ दिस। ठीक है, नॉट नन ऑफ दिस। ना देखो, 4 आंसर बताते हो सर, 3 आंसर। तू कैसे बता आंसर कितना है पहला? वो लेट 346, अरे 34675 पा रहे ज्यादातर लोगों का। हाँ लेट्स चेक। सबको करता है। 34675 जिसका भी है परफेक्ट है। सर कहाँ मिस्टेक कर रहे हो सर? सर कहाँ मिस्टेक? हाँ मैं बोला फाइनल आईएचपी का आंसर, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट तो माइनस करेगा ना 9000। ठीक है, और सर आप कहाँ से 31350? क्या हुआ स्मॉल से बड़ा हो गया 4750 वो गड़बड़ कर दिया वहां पर। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें फिफ्थ क्वेश्चन में फिर मौका मिलेगा। Compute the income from house property of Mr. Vikas for the assessment year 24-25 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब नॉर्मल चलना चाहता है सर। Mr. Vikas owns a house property whose municipal value, fair rent, standard rent तीनों दिया हुआ सर, तो हायर लोअर हायर खेल सकते हैं। ठीक है, During the financial year 23-24, 1/3 of the portion of the house was let out। भैया ये काम का है मेरे, 1/3 let out। ठीक है, monthly rent of 5,000 per month। The remaining 2/3 was self-occupied by him। Municipal tax at the rate of 11% of the municipal value was paid during the year। तो municipal value ये है, इसका आप 11% निकाल के 1/3 माइनस करोगे। 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, वो कुछ होगा ही नहीं सर। ठीक है, अरे अभी पढ़ लेते हैं। The construction of the house began in June 2016 and was completed in 31st May 2019। Vikas took a loan of 1 lakh on 1/7/2016 for the construction of the building। He paid an interest on loan at the rate of 12% per annum and every month such interest was paid। भैया इस बार इंटरेस्ट की मेहनत है। चलो सर मेहनत करेंगे सर। डेट ऑफ बोरोइंग क्या है सर? 1/7/2016। सर लोन कितने का है? 1,12,000 एट द रेट 12%। सर डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है? मार्च 2019। हमने क्या बोला था? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। सर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1920, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 1819, इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2019। यहां तक का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट? प्री का इंटरेस्ट। तो सर यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए पहले ये तो बताओ? 18, 19, 4 साल। कितने महीने हुए बहन? महीने कितने हुए? मंथ मंथ महीना मंथ 33 महीने। ठीक है, 4 साल में ले गई थी ये तो। 33 मंथ्स हुए, तो 33 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सर? 1 लाख इंटू 12%। ये पूरे साल का है ना सर? ठीक है, डिवाइडेड बाय आप 12 कर सकते हो, तो पर मंथ आ जाएगा। इंटू 33 कर लोगे, ठीक है, 33,000 ये पूरे साल का, डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 6600। ये हमारा प्री का इंटरेस्ट निकला। अच्छा, प्री का इंटरेस्ट मिलना कब से चालू होगा सर? 1/4/2019 से लेके 5 साल कब तक? क्रिस्टल क्लियर? 1/4 अभी यार 1/4 क्यों लिख रहा हूं मैं? ठीक, इतने साल तक मिलेगा, 5 साल तक प्री का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या हमारे करंट ईयर में प्री का इंटरेस्ट कवर हो गया? हाँ, यही तो मेन चेक करना था सर, उसके बाद आगे कहानी बनती है। अच्छा, करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है?
12,000। क्यों सोच रहे हो? 1 लाख का 12%, 12,000। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट हो गया भैया 12,000। प्री का इंटरेस्ट आप निकाल के बैठे हो, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 18,600। ये पूरे घर का है, जिसमें से 1/3 क्या है? लेट आउट है, और 2/3 क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ, समझ आया? ये ही इंटरेस्ट की मेहनत है इस क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में मेहनत। पूरी मेहनत इंटरेस्ट की है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराता है ये इंटरेस्ट की क्वेश्चन। ठीक है, निकालो सर इनकम। सॉरी, निकालो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताइए सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है? चलो बनाओ बनाओ बनाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फाइनल आंसर? चलो पहला आंसर मिल गया 20,936। दूसरा आंसर दूसरा सेम लिख दो। क्या? जी जी मैम, अभी तक वहीं अटके हो? अरे नहीं, पूरा आंसर निकाल रही म्युनिसिपल वैल्यू मांगी थी। म्युनिसिपल टैक्स मैन, ये यार है 20,936। चेक करो फटाफट, बताओ फिर। चलो चेक करते हैं। 20,936 जिसका ये आ रहा है परफेक्ट है भाई। आओ सर, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट दो क्वेश्चन बचे। देखो पहले नीचे क्वेश्चन में पढ़ते क्या बोला है भाई। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। ये आपसे दोनों मेहनत कराएगा सर। मजे वाली कहानी तो अब है सर। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम और नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस। ठीक है, चलो सर मजा आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है, बहुत बार। चलो ध्यान दो। रोहिणी Ravi, a citizen of the USA, is a resident and an ordinary resident in India during the financial year 23-24. She owns a house property at Los Angeles, US, which is used as her residence. The annual value of the house is $20,000. ठीक है, the value of $1 may be taken as 75। ठीक है, तो क्या हम इसका निकाल लेंगे? 20,000 into 75, 15 लाख। 15 लाख। फिर मेहनत कर रहे हो सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्यों निकाल रहे हैं हम? सर सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो वैल्यू नहीं लेना, अब तो जागो। she owns she took ownership and possession of a flat in Chennai on 1/7/2023, which is used for self occupation while she is in India. The flat was used by her for 7 months during the previous year, during the year ended 31st March 2024. The municipal value, fair and dear, she had paid the corporation of Chennai property tax and sewerage tax. ये दोनों पे किया गया है, क्या ये दोनों को लिया जाएगा? यस,
ये दोनों कॉरपोरेशन को पे किया गया है। कॉरपोरेशन टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सब सिनोनिम्स है, सब सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इसका भी म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी निकाल ले। शेयर रेंट नहीं दिया हुआ है। हाँ हाँ, एक नंबर देखा, एक तो फंसेगा कम से कम। हाँ हाँ हाँ, खाली तो आपके हिसाब से GAV इज इक्वल टू ARR, अपने आप से रेंट ले लूं, ठीक है। उसके बाद देखो, समझ आ रहा है ना सर, नील एनुअल वैल्यू। She has taken a loan from a Standard Chartered Bank in June 2021 for the purchase of this flat. Interest on loan was as under. Period prior to 1/4/2023 49,200 और आपको ये करंट ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये तो करंट ईयर हुआ ना, ठीक है। She had house property in Bangalore which was sold in March 2020. In respect of this house, she receives an arrears of rent of 60,000 in March 2024. ये तो बहुत सिंपल है सर, बट बात ये है सर, दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर, तो क्या करूं? बट लिखा है नॉट चार्ज टू टैक्स अर्लियर, मतलब पहले चार्ज नहीं किया गया है, तो आप अभी क्यों चार्ज कर रहे हो फिर? अभी 2 मिनट शांत रहते ना, पूरा घुमा दिया होता है इसको। 1 मिनट शांत तो रहते आप लोग, गजब घुमा दिया होता, और अच्छे खासे लोगों को घुमा दिया होता मैं यहाँ पर, बच गए आप लोग। 60,000 इसमें 30% रिड्यूस करेंगे, बाकी टैक्सेबल है सर। तो सर मेहनत है सर। चलो सर, पहले आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम निकालो। इनकम क्या ही निकालोगे, इसमें सीधा लॉस निकालो, लॉस ही निकालो। बताओ भाई कितना? इंटरेस्ट का ध्यान देना सर। She took an ownership and possession of the flat on 1/7/2023. ध्यान देना सर इनका। बताइए भाई। बाप रे, इतने सारे लोग कॉल कर रहे हैं। ये भी सही है, कुछ तो आ ही नहीं रहा है। बताओ भाई, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चल मैं एक हेल्प तो कर देता हूँ, पूरी एनुअल वैल्यू नहीं ली है। 149940 है, हाँ 149940 ये फाइनल आंसर बता रही है। मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट तो बता दे पहले। ये कैसे आया? वो प्राइस पीरियड जो है
तो प्राइस में अपन 5 साल में देते हैं उसको, तो उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे और इसको डिवाइड बाय 5 की, बाकी दोनों को प्लस कर देंगे, अच्छा तो आ जाएगा अपना 191। सेम ऐसे ही किए हो, समझ आया ना, समझ आया ना कैसे, जिस साल भाई जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के पूरे इंटरेस्ट प्री के होते हैं, उसके बाद के ही तो पोस्ट के होते हैं, तो ये वाला इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा प्री का, ये आपका हो जाएगा पोस्ट का, इसको डिवाइड बाय 5 करके किए तो यही इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा ये जो इंटरेस्ट आएगा ये एक लौती चीज है जो माइनस होने वाली है सर, और कुछ तो है ही नहीं सर, एनुअल वैल्यू नील है, और जो आपने 60,000 माइनस 30% करके 42,000 निकाला है सर एरियर्स वाला, वो आप इसमें एडजस्ट कर लोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। ये तब आती है जब आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चलते हो, पर अगर आप 115 बीएससी के हिसाब से चलते हो तो कहानी ये वाली तो पूरी खत्म हो जाती है सर, तो सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अब बैठ रहा है दिमाग में 115 बीएससी के हिसाब से कैसे चलना है, आओ नीचे देखते हैं। तो कल करते हैं, नहीं करना, ठीक है ये 42,000। आओ लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन, पहले नीचे पढ़ते हैं। कंप्यूट द इनकम अंडर दैट IHP एंड टोटल इनकम ऑफ द टू ब्रदर्स, वाओ टोटल इनकम भी निकालना है सर, और टू ब्रदर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 if they pay tax under the default tax regime 115 BSE. Also compute the income under the head if they both exercise the option of shifting out of the default tax regime. मजा आ गया सर, दोनों तरफ से चारों चीजें निकालनी है। चारों चीजें क्यों, दोनों भाई की IHP की इनकम, दोनों भाई की टोटल इनकम, सब चीज निकालना है, इसलिए मैंने बोला था ये लास्ट क्वेश्चन प्यारा है। Two brothers Arun and Bimal are the co-owners of the house property with equal share. ठीक है, इक्वल शेयर अच्छा हुआ सामने से बता दिया क्योंकि आगे कचर कचर होता है। The property was constructed during the financial year 2015-16. The property consists of 8 identical units. Wow, 8 यूनिट है सर, तो दो भाई में 4-4 बटा है। Is situated at Cochin. During the financial year 23-24, each co-owner occupied 1 unit for residence and the balance of 6 units were let out at a monthly rent of 12,000 per month. तो भाई टोटल 8 यूनिट, 8 यूनिट में से एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड अरुण के लिए, एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड बिमल के लिए, और 6 यूनिट लेट आउट, वो भी 12,000 रुपए में। ठीक है, 12,000 रुपए पर मंथ पर यूनिट। ठीक है, यहां तक हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा, आगे बढ़ते कहां गए। ठीक है, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स वाज 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो म्युनिसिपल वैल्यू हमें पता है, यही हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट भी हो जाएगी क्योंकि बाकी चीजें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स हम निकाल लेंगे, 20% मतलब 1,80,000। अच्छा 1,80,000 पूरे घर का है ना, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6, क्योंकि जो हमारे लेट आउट है उसी के लिए तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है सर, तो जो भी आएगा वो आप देख लेंगे सर, हाँ जो भी आ रहा होगा। रिपेयर से हमें कोई मतलब नहीं है, इंश्योरेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट से हमें मतलब है सर। इंटरेस्ट जो 3 लाख रुपए दिया हुआ है इसको भी, ये देखो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस दिया हुआ है, पूरे घर का है ना सर, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6, क्योंकि 6 यूनिट जो लेट आउट है उसके लिए अलग। अच्छा जो 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा अगर नॉर्मल प्रोविजन है तो। पता है आंसर बहुत वेरी करेगा, बहुत गजब वेरी करने वाले इस बार आंसर्स। ठीक है, Arun could not occupy his unit for the 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. ठीक है, तो प्रॉपर्टी वेकेंट रही सर 6 महीना। ठीक, the other income of Arun and Bimal was 2,90,000 and 1,80,000। चलो अच्छा है, अदर इनकम तो ऐसे ही आपको सामने से दे दिया, कुछ का भी नहीं उसमें। इसमें एक पॉइंट अपन भूल गए, one of the let out unit remained vacant for the 4 months। अब भाई देखो ये जो 6 यूनिट है इसके भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, 6 यूनिट में एक यूनिट ऐसा है जो 5 महीना वेकेंट है,
हाँ, 4 है क्या? सॉरी सॉरी, जो 4 मंथ्स वेकेंट है और जो 4 यूनिट है वो पूरे साल लेट आउट है। ठीक है, आप जब एआरआर निकालोगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, तो उस टाइम ये चीज का रिलेवेंस ज्यादा रहेगा सर। और आप एक बात और समझ रहे होगे सर कि जब ये वैकेंसी का केस है तो जीएवी इज इक्वल टू एआर, इसीलिए एआरआर निकालने का बहुत रिलेवेंस है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चालू हो जाओ, करो मेहनत, इसी क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है सर, करो। आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से भी निकालेंगे सर और नॉर्मल टैक्स रेजिम के हिसाब से भी सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे और मैं कॉपी में चेक करूंगा। हाँ, आप लिखो ना, आप यूनिट 1 अरुण का, यूनिट टू बिमल का, ये दोनों का सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख लो और फिर क्या करो, सीधा सीधा यूनिट ये 6 यूनिट का एक साथ निकालो। 6 यूनिट का तो आप एक साथ पूरा निकाल लो, आखिरी में डिवाइड बाय 2 कर देना, डिवाइड बाय 2, क्योंकि अरुण और बिमल के हाथ में 3-3 का हिस्सा जाएगा ना। चार यूनिट पूरे साल भर लेट आउट थी, तो 4 इंटू 12,000 इंटू 12, और यहाँ पर सॉरी 5, ठीक है, और एक यूनिट जो है वो 4 महीना वेकेंट है, तो 1 इंटू 12 इंटू 8, और इन दोनों को प्लस करोगे तो ए आ रहा है। हाँ, तू मेरे से पूरा लिखा के पूछ ली, लगता है भाई इतना स्मार्ट तो मैं भी हूँ, बट बेवकूफ ये मेहनत खुद करते तो सीखते, मेरे को तो वैसे भी सब चीज आती है। जेन्युइन था। चलिए जेन्युइनली आंसर निकालिए, ठीक है, सब निकालेंगे सर, सब सॉल्व करेंगे, लिख के करेंगे सॉल्व। मैम दोनों का 3-3 यूनिट लेट आउट है। बात करके बताता हूँ किसका है, अरुण का है, बिमल का है, वैकेंसी किसकी है, बात करके बताता हूँ मैं। तो करेगा ना भाई, पूरे 8 यूनिट का कैसे माइनस करेगा, 6 यूनिट का तो माइनस कर पाएगा म्युनिसिपल टैक्स, जो लेट आउट है उसी का म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा। आप मेरे को दोनों के हिसाब से आंसर बताएंगे सर, 115 बीएसी और नॉर्मल प्रोविजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस है, एक्सट्रीम प्रैक्टिस है, बेहतरीन है, आपको सब कुछ करवा के जाएगी। वैसे 115 बीएससी के हिसाब से आसान है, कुछ भी नहीं है, जो है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मेहनत है। हाँ, एआरआर कितना आ रहा है ये तो बता दो। 8,16,000 एआरआर अगर आ रहा है तो सही है, ठीक है, इसके आगे करो। म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख रुपए दी हुई थी, याद है ना। 8 के लिए थी वो, 6 के लिए कितनी है, 675। अच्छा पहले वैल्यू निकाल दो ना, तब टैक्स निकाल 16। सैलरी में बहुत मजा आएगा, रुकना। बहुत मजे लेंगे। पूरा फॉर्मेट में लिखे आपके लिए। प्रॉपर बनाओ इस क्वेश्चन को, अच्छे से सीखो, एक क्वेश्चन तो प्रॉपर पूरे फॉर्मेट पे रखो। फिर लास्ट में एक मस्त वाली चीज बताऊंगा, शॉर्टकट, पर वो लास्ट में, जो एग्जाम में यूज कर सकते हो। आउंड एस्टर लेके
2 कॉलम बनता है ना आया इतना टाइम लगेगा ही नहीं। 8250 आ रहा है अरुण का अलग बताना है, विमल का अलग बताना है। बताओ अरुण का कितना है? 1 2 अरुण है विमल वो बता रहे लेट आउट का बता मेरे को फाइनल चाहिए। 8350 अरुण का देखो देखो चेक 88350 नहीं आ सकता। हाँ भूल गए हो क्या? 2 90 और 1 90 भी है। टोटल कितना आए मेरे को टोटल चाहिए बहना। 2685 और 378350 268350 378350 378350 ये किसके हिसाब से? नॉर्मल की 115 बीएससी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। भाई चेक करो क्या यही आ रहा है सबका? हाँ ठीक है तो क्या ये और जी बेवकूफ है बी और ए कर लो अपन अजीब बेवकूफ है। दुनिया ए के बाद बी पढ़ती है, अपन बी के बाद ए पढ़ते हैं। नालायक। यही आ रहा है क्या? नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ना 115 बीएससी के हिसाब से भी निकालो। किसका? हाँ आप एग्जाम में स्मार्टनेस क्या कर सकते हो पता है? नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालो, उसमें सीधा इंटरेस्ट हटा दो। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपने इंटरेस्ट माइनस किया होगा ना, है ना? इंटरेस्ट को ऐड कर देना वापस, तो 115 बीएससी के हिसाब से निकल जाएगा। इंस्टेंट आंसर निकालना। आप टाइम वेस्ट मत करके पूरा वापस मत करने जाना। रीजन ये बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। पूरा लिखने जाओगे, पूरे कैलकुलेशंस लिखोगे, टाइम बहुत ज्यादा चल जाएगा। सिंपल ना ना ना, आप ऐसे ही करना। नहीं मांगता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, ठीक है? जो भी आपने अरुण और विमल का निकाला होगा, ठीक है? फिर यहां पर लिख देना ऐड इंटरेस्ट, ठीक है? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड करना। फिर लिख देना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर 115 बीएससी। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, भयानक टाइम बचाएगा एग्जाम में। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो नहीं आएगा ना किसमें? हाँ नॉर्मल में तो आएगा ना। नॉर्मल में तो वेरी गुड, आप वो भूल गए थे नॉर्मल वाला, ठीक है? नॉर्मल में आएगा तो ऐसे करना एग्जाम में, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और अदर इनकम में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है सर, आईएचपी की ही मेन इनकम में फर्क पड़ना है। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ये फॉर्मेट का ध्यान रखना सर, ठीक है? ये फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे सर आप लोग, एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका। ये डिपेंड, अच्छा एक बात और, एक मिनट ध्यान दो। ये डिपेंड करता है सर, हो सकता है कोई स्टूडेंट पहले 115 बीएससी के हिसाब से सॉल्व करे। अगर कोई 115 बीएससी के हिसाब से पहले सॉल्व कर रहा है तो वो इंटरेस्ट माइनस नहीं किया होगा, तो बाद में इंटरेस्ट माइनस कर देना। सर ये आखिरी में कर लेना, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट आजकल 115 बीएससी में इंटरेस्टेड है पूछने में, तो इसका रिलेवेंस बहुत बनेगा सर। आई मेरी बात समझ? बेटा दिमाग में। ये हमने आईएचपी का कंप्लीट रिवीजन किया, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इंस्टीट्यूट मैथ। आई होप आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ गया होगा और ये बहुत काम की चीज है, ठीक है? चलो थैंक यू।